मैं साइकेट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पर कई दिन से टाइम लिया हुआ था, इसलिए उन्हें मिलने चला आया। क्या मसला है आपको? तफसील से जरा बताइए। मैं आंखें बंद किए चत लेटा माजी की तरफ सफर करने लगा और मेरी जुबान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ रहता और नशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नुकरानी होती थी। अम्मा काफी बीमार रहने लगी थी। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत खराब हो जाती और हम उन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहां 4-5 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन खराब होने लगी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझसे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टरबेंस हो रही है, क्यों ना हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। घबराते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में 20 ओल्ड एज होम है। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहां मेडिकल की भी सहूलियात हो, ताकि खुदा न खास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं। अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा? अब एक दफा मिसिस अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख आए। अच्छा, फिलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसिस अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार थी और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के उस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार करके मैं उस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तर्ज पर बनी उस इमारत में दाखिल हो गया, जहां मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसिस अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहां मेरे जहन के मुताबिक वाकई ही बड़े लोगों के लिए जन्नत तमीर की गई थी। साफ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज लॉन, पुरशिकवा डिस्पेंसरी जहां हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंस के अलावा वहां जिंदगी की हर सहूलत फराहम की गई थी। मिसेस अब्बासी से फीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्जों वाला कुरान पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। की हो या पुत्र, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक ठाक तो हूँ, मुझे क्या होना, बस ये कमबख्त मारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा एक मशवरा करना था आपसे। बोल पुत्र। अम्मा, मैं एक जगह देख कर आया हूँ। मैंने हलकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहां मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहां डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। माहौल भी साफ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पे रक्सा मुस्कुराहट थम गई थी। एक दफा माथे पर बल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। पुत्र, मुझे भी काफी दिन से महसूस हो रहा है कि तुम लोगों काफी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा जमीन इस बगैरती पर आमादा नहीं था, मगर हालात कुछ और कहते थे। या शायद मैं हालात का सही मुकाबला ना कर सका
और अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ाया। शुरू में 2-3 दफा दिन बाद चक्कर लगा लेता था, कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था, अगले दिन फिर छोड़ आता, फिर मेरा चक्कर कम होते गए, बस इतवार की तवार जाने लगा। और फिर कुछ अरसे पहले तो हद हो गई, कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं तकरीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वो मनहूस दिन आ गया, इतवार का दिन था। मुझे आज तक एक आदमी के साथ जरूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया, गाड़ी में बैठा भी सेल्फ लगाया ही था कि 18 साल अयान भी दरवाजा खोलकर साथ बैठ गया। डैड, आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। अच्छा, वाह, शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। डैड, आप हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आते हैं, आज आपको मैं छोड़कर आऊंगा। मैंने हंसते हुए अयान से पूछा, अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने बाबा को? ओल्ड एज होम, उसने कहा और मैं सख्त हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रीनी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, साथ में आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले ही पर सख्त हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी थी। बचपन में पढ़ी कहानियां और वाकयात की तरह मुझे भी इसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी माँ से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। अयान को बिला वजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी के कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी। मेरी माफी व तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए। डॉक्टर साहब, तब से मैंने इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ, कारोबार में दिल नहीं लगता, बिला वजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सराहने बैठकर उनसे माफी मांगता रहता हूँ। न घर में दिलचस्पी रही न कारोबार में। अब बताएं, क्या इस बेसकूनी, बेआरामी और समीर का कोई इलाज है? जो जागा भी है तो बेफैज। काफी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज ना आई। आंखें खोली, उठकर देखा, डॉक्टर को देखा तो वह सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया और आंखें साफ के बोला, इसके अलावा इस बेसकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी हिचकियां बंद हो गई और गुलूगीर आवाज में फिर बोला, मैंने एक जरूरी काम से जाना है, अब आप चले जाएं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप जा कहाँ रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम, बाबा को लेने, ये कहा और घूमकर राहदारी में गायब हो गया।